गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है जीव जगत का वर्गीकरण। प्रारंभ से ही मानव ने सजीव प्राणियों का वर्गीकरण का बहुत प्रयास किया है। सबसे पहले जो इसमें सफलता मिली थी वो थी अरस्तु नामक वैज्ञानिक जो थे, जिन्हें हम जीव विज्ञान का पितामह भी कहते हैं। उन्होंने सबसे पहले हमें बताया था कि जो प्लांट होते हैं उनको वृक्ष, झाड़ी और शाख में वर्गीकृत किया। प्राणियों को उन्होंने लाल रक्त कणिकाओं की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर डिवाइड किया। लेकिन फिर आगे और वैज्ञानिकों की खोज हुई और वैज्ञानिक जो थे कैरोलस लिनियस, उन्होंने द्विजगत वर्गीकरण पद्धति को बताया, जिसमें इन्होंने द्विजगत को दो जगतों में डिवाइड किया, जिसमें एक था प्लांटी और दूसरा था एनिमेलिया। प्लांटी में सभी पादपों को रखा गया था और एनिमेलिया यानी कि प्राणी जगत में सारे प्राणियों को रखा गया था। अब इन दोनों ग्रुप में क्या था कि यूकैरियोट्स ससीम केंद्र की, यानी कि जिनमें अच्छे से वेल डेवलप्ड केंद्रक प्रेजेंट होता है, और प्रोकैरियोट सेल्स जो होती हैं जिनमें कि केंद्रक डेवलप्ड नहीं होता है, और ऑर्गेनेल्स भी उसमें जैसे जो एक कोशिका में प्रेजेंट होते हैं ऑर्गेनेल्स, माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, वो सब इसमें प्रेजेंट नहीं होते हैं। जैसे राइबोसोम्स भी होंगे तो 70S होंगे। तो ये दोनों कोशिकाएं होती हैं, उनके आधार पे किया था। एक कोशिकी और बहुकोशिकी, प्रकाश संश्लेषी और अप्रकाश संश्लेषी कवक के बीच में। लेकिन जब इन्होंने ये किया प्लांटी और एनिमेलिया दोनों में जब इसको डिवाइड किया, तो ये जो कवक है और प्रकाश संश्लेषी है, क्योंकि जो कवक होती है वो तो सड़े गले मृत पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करती है, तो उनमें ये अंतर नहीं कर पाया। जबकि पौधे क्या करते हैं, वो स्वयं अपना खाना बना लेते हैं। तो फिर इसको भी मान्य नहीं किया। फिर इसके बाद में और इस पे रिसर्च हुआ, और फिर यहाँ पर हम पढ़ेंगे 5 जगत वर्गीकरण के बारे में, जो किसने दिया था 1969 में R.H. विटकर के द्वारा दिया गया। इन्हें 5 जगतों में मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया में डिवाइड किया। तो इसी के आधार पर आज हम इस पूरे 5 जगत वर्गीकरण को समझेंगे। हमारा पूरा जो चैप्टर है इस 5 जगत वर्गीकरण पर ही आधारित है, और इसमें हम मोनेरा के बारे में, प्रोटिस्टा के बारे में, फंजाई के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे, और अगले चैप्टर में जो डिटेल है प्लांटी और एनिमेलिया का पढ़ेंगे। अब जो इन्होंने डिवीजन किया था वो कोशिका के आधार पर, जैसे कोई बहस होना चाहिए कि किस आधार पे क्लासिफिकेशन किया जाए, तो यहाँ पे सबसे पहले उन्होंने लिया था कोशिका का प्रकार। तो मोनेरा को जो है प्रोकैरियोट्स में रखा, प्रोकैरियोट्स के बाद में प्रोटिस्टा को यूकैरियोट्स में रखा। यूकैरियोट्स कोशिकाएं होती हैं जिनमें, तो उसमें फंजाई हो गया, प्लांटी हो गया और एनिमल्स हो गए। प्रोकैरियोट्स मतलब बहुत ही प्रिमिटिव टाइप्स के होते हैं। फिर सेकेंड जो लिया उन्होंने वो है कोशिका भित्ति या सेल वॉल। तो सेल वॉल जो होती है, यहाँ पर देखिए आप, इसमें आप लोगों को डिफरेंस नजर आ जाएगा कि जो फर्स्ट होती है वो सेलुलोज रहित होती है, यानी कि इसकी जो सेल वॉल होती है, आप जनरली सेल, जब आपने सेल का स्ट्रक्चर पढ़ा होगा तो देखा होगा कि प्लांट और एनिमल कि हम सेल में डिफरेंशिएट करते हैं, तब देखते हैं ना सेलुलोज की आउटर लेयर होती है, उस पे कोशिका भित्ति, जो एनिमल में प्रेजेंट नहीं होती है। तो यहाँ पर भी उसी को बेस बनाया है। यहाँ पर अगर मोनेरा की बात करते हैं तो यहाँ पर बहुशर्करा की बनी होती है, अमीनो अम्ल से बनी हुई होती है। कुछ प्रोटोस्टास में ये प्रेजेंट होती है, लेकिन यहाँ हम देखेंगे फंजाई जगत में, तो यहाँ ये प्रेजेंट तो होती है, लेकिन ये सेलुलोज की नहीं बनी होती, ये किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी होती है। यहाँ पर आप इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे, है ना। यहाँ पर ये क्या है, फंजाई में जो आउटर लेयर बनी है, सेल वॉल बनी है, वो काइटिन से बनी है। प्लांटी में तो सेलुलोज की बनी होती है, लेकिन ये एनिमल्स ग्रुप में एब्सेंट होती है। फिर थर्ड हम देखेंगे तो केंद्रक की झिल्ली के बारे में देखेंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर एब्सेंट है, मोनेरा में यह एब्सेंट है, प्रोटिस्टा में यह उपस्थित है। इसके बाद के जितने भी ग्रुप है, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया, चारों में यह प्रेजेंट होती है। फिर इसके बाद में काय संरचना। काय संरचना मतलब ये किस तरह की कोशिका से बने हैं, एक कोशिकीय है या बहुकोशिकीय है।
ये भी इन्होंने बेस रखा है। तो यहाँ पर ये मोनेरा को हम देखेंगे तो ये कैसा है, कोशिकीय प्रकार का है, और प्रोटिस्टा भी कोशिकीय है, यानी कि ये दोनों किस में आएंगे, यूनिसेल्युलर, एक कोशिका से मिलकर बने होते हैं। इसके बाद वाले वर्गों में हम आएंगे तो ये बहुकोशिकीय हो जाएंगे, और इनके ऊतक कैसे होते हैं, फंजाई के दृढ़ ऊतक होते हैं। फिर प्लांटी के देखेंगे तो प्लांटी में ऊतक भी आ जाता है, अंग आता है, ऊतक तंत्र बन जाता है। एनिमिलिया में भी सेम है, इसमें भी कोशिकाओं से ऊतक का निर्माण होता है, ऊतक से अंग बनते हैं, और अंग से पूरे एक अंग तंत्र या शरीर का निर्माण हो जाता है। इसके बाद में हम देखेंगे तो नेक्स्ट हमारा आ जाएगा पोषण की विधि। इस आधार पे भी इसको डिवाइड किया है। तो देखिए यहाँ पे जो मोनेरा वर्ग में आते हैं वो सब कैसे होते हैं, स्वपोषी होते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इनमें से कुछ जो होते हैं वो रसायन पोषी होते हैं, यानी कि अपने भोजन के रूप में ये केमिकल्स का प्रयोग करते हैं और उससे अपना भोजन तैयार कर लेते हैं। फिर दूसरे इसमें एक तरह के प्रकाश संश्लेषी आते हैं जो सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बना लेते हैं। परपोषी भी होते हैं। परपोषी भी दो तरह के होंगे, मृतजीवी या परजीवी। मृतजीवी वह होते हैं जो दूसरे सड़े गले मृत पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, और परजीवी जो दूसरों के ऊपर जीवित रहते हैं। इसके बाद में प्रोटिस्टा आता है। प्रोटिस्टा में जो होते हैं उसमें भी प्रकाश संश्लेषी होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, या कुछ ऐसे जो होते हैं जो दूसरे के ऊपर परपोषी होते हैं। इसके बाद में जो थर्ड नंबर पे है फंजाई। फंजाई में तो मृतजीवी सबसे ज्यादा होते हैं, इसमें ये परपोषी होते हैं। परपोषी में मृतजीवी और परजीवी, लेकिन सबसे ज्यादा इस ग्रुप का खासियत है कि इसमें मृतपोषी ज्यादा होते हैं। इसके बाद में आता है प्लांटी। प्लांटी से आप सब परिचित हैं कि ये प्रकाश संश्लेषण करते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। और एनिमल्स जो होते हैं, एनिमेलिया वाले, वो परपोषी होते हैं, प्राणी समभोजी होते हैं, और कुछ इसमें से मृतपोषी भी होते हैं। अब लास्ट वाला हम देखेंगे तो ये है प्रजनन की विधियां। प्रजनन की विधि कैसी होती है, इनमें संयुग्मन होता है, यानी कि एक सेल जो होती है वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी और उससे नए जीव का निर्माण होता है। यहाँ पर यदि प्रोटिस्टा में हम देखेंगे तो यहाँ पर युग्मक का संलयन होता है, तो युग्मक आपस में मिलना शुरू हो जाते हैं, और या फिर इसमें भी एक जीव जो है वो दो भागों में विभाजित होता है और उससे नए जीवों का निर्माण हो जाता है। थर्ड हम फंजाई में आते हैं तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। प्लांटी में भी फर्टिलाइजेशन होता है और एनिमल्स में भी फर्टिलाइजेशन होता है। तो ये जो विटकर जी थे उन्होंने इन सब चीजों को बेस बनाया ताकि क्लासिफाई अच्छे से कर सके। एक एक ग्रुप को व्यवस्थित किया उन्होंने कि नहीं भाई इसमें सेलुलोज है या नहीं है, इसमें कोशिका भित्ति कैसी बनी हुई है, केंद्रक कैसा है, इसके यूनिसेलुलर है या मल्टीसेलुलर है, पोषण की विधि कैसी है, रिप्रोडक्शन की विधि कैसी है, इन सारी बातों को उन्होंने बेस बनाया और उसके आधार पर डिवीजन किया। अब इसमें है ना, यदि हम देखें तो इतने ये वर्गीकृत किया है। अब जैसे प्लांट के बारे में देखें तो प्लांट का हम पूरा डिटेल बाद में नेक्स्ट टाइम हम जब चैप्टर नेक्स्ट पढ़ेंगे तो उसमें पूरा इसका डिटेल पढ़ लेंगे, लेकिन आज हम सिर्फ इन तीनों के बारे में ज्यादा डिटेल में पढ़ना है हमें, मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंजाई के बारे में। तो यहाँ पर अब हम आ जाते हैं सबसे पहले जो बताया गया है मोनेरा जगत के बारे में। तो मोनेरा में क्या खासियत होती है कि इसमें बहुत ही छोटे छोटे जीव आते हैं, सूक्ष्म जीव आते हैं। सूक्ष्म जीव में सबसे पहले हम नाम लेंगे तो वो है बैक्टीरिया का। ये बहुत ही छोटा होता है और एक छोटी सी स्पेस में, यदि हम अपनी स्किन पे देखें तो हमारी स्किन पे भी एक छोटा सा प्लेस लेंगे, उसमें लाखों की संख्या में बैक्टीरिया प्रेजेंट रहेंगे। पानी में, झरनों में, कहीं पे भी हम जाएंगे, पहाड़ों पे, ठंडी जो बहुत ठंडे इलाके होते हैं वहां पर भी, जैसे आर्कटिक में भी जाएंगे तो वहां पे भी हमको बैक्टीरिया की प्रेजेंस मिल जाएगी, है ना। इसके अलावा ये बहुत मुश्किल जीवन होता है, जैसे कि ज्वालामुखी जहां फूटते हैं, जहां गर्म झरने होते हैं, वहां भी ये प्रेजेंट होते हैं। इनका जो आकार होता है वह 4 समूह में डिवाइड किया गया है। पहला है कोकस, कोकाई, छड़ाकार बैसिलस, बैसिला इसका बहुवचन है, कामा के आकार के, विब्रियो और सर्पिला आकार के। यहाँ पर चित्र में भी हम देख सकते हैं
कि ये दिए हुए हैं, देखो कोकाई तो सबसे छोटे बैक्टीरिया हैं, ये गोल गोल शेप के हैं, यहाँ पे आपको शो हो रहे हैं पूरे गोल गोल बैक्टीरिया से, इसका नाम कोकाई है। दूसरा ये इस तरह का शेप लिए हुए हैं, इसको हम बैसिलाइस बोलेंगे। फिर इसमें ये देखिए ये स्पाइरुला, इसमें कशाप भी प्रेजेंट है, ये इसको हेल्प करेगी चलने में, मूवमेंट्स में। और तीसरा ये जो कामे का शेप का दिख रहा है, ये कामे के आकार का बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया काफी सरल होते हैं, इनके जो स्ट्रक्चर होता है वो भी बहुत सिंपल प्रकार का होता है ना, और ये यूनिसेल्युलर होते हैं। और चयापचय की दृष्टि से जीवधारियों में यदि हम की तुलना की जाए तो बैक्टीरिया में कई प्रकार की विविधताएं भी होते हैं। ये भोजन के रूप में अकार्बनिक पदार्थों को संश्लेषित करते हैं, स्वपोषी होते हैं या रसायन पोषी होते हैं, है ना। और मृत कार्बनिक पदार्थों पर भी ये निर्भर रहते हैं। तो इस आधार पे ये बैक्टीरिया कई प्रकार के होते हैं। हम इन सारे बैक्टीरिया के बारे में देखेंगे कि कौन कौन से बैक्टीरिया हैं। तो सबसे पहले हम आद बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे। आद बैक्टीरिया जैसे नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये बहुत प्राचीन बैक्टीरिया होता है। बहुत पुराने समय में जब हमारी पृथ्वी का जन्म हुआ था, उसके बाद में पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी हुई थी, तो सबसे पहले बनने वाले यही थे आद बैक्टीरिया जो आज तक जीवित हैं। ये कहाँ पर रहते हैं? विशिष्ट प्रकार के होते हैं, अत्यंत कठिन वास स्थानों पर भी रहते हैं। अब देखो यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए हुए, इनके मैं मीनिंग्स बताती हूँ आप लोगों को। हैलोफी, हैलोफी जो होते हैं अत्यंत लवणीय क्षेत्र, अत्यंत लवणीय क्षेत्र से तात्पर्य होता है समुद्र का जो पानी होता है ना, उसमें लवण की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, वो नमकीन होता है ना, तो इसको हम लवणीय क्षेत्र कहेंगे। इसका एग्जाम्पल ये जहां पर ये रहते हैं उसको हैलोफी कहा जाएगा। फिर गर्म झरने तो थर्मो एसिडोफिलस, तो इनका नाम क्या देंगे? थर्मो एसिडोफिलस, यानी कि बहुत गर्म स्थानों पर रहने वाले। फिर कच्छ के क्षेत्र, कच्छ के क्षेत्र से तात्पर्य है जहां पे कीचड़ होता है, कीचड़ से मतलब है कि दलदली स्थान होते हैं, है ना, वो कच्छ क्षेत्र कहलाते हैं। तो दलदली स्थानों पे भी बहुत सारे बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो मैथोजोन्स कहलाते हैं, और ये मैथेन गैस को बनाते हैं, है ना। आद बैक्टीरिया अन्य बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति संरचना एक दूसरे से भिन्न होती है, प्रतिकूल परिस्थितियों में जीवित रह सकते हैं ये, है ना। और इसके अलावा जो मैथोजेंस होते हैं, रूमिनेंट पशु जैसे गाय भैंस होते हैं, इनके आंतों में भी पाए जाते हैं, और गोबर से मीथेन गैस को भी बनाने का काम भी यही करते हैं। जो बायोगैस प्लांट होते हैं ना, उनमें भी ये बैक्टीरिया ही बायोगैस को बनाते हैं, उसको नष्ट करते हैं धीरे धीरे, और ये गैस को प्रोड्यूस करते हैं। तो कौन सी गैस होती है? वो मीथेन गैस होती है। तो ये हमारा आद बैक्टीरिया कंप्लीट हो गया। इसके बाद में मोनेरा में आद बैक्टीरिया के बाद में हम पढ़ेंगे यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया भी एक वास्तविक बैक्टीरिया। इसकी पहचान क्या होती है? इसमें एक कठोर भित्ति होती है, और जो कशाब होता है चल बैक्टीरिया के होता है, मतलब ये चलने वाला होता है, इसमें जो फ्लैजिला लगा होता है। इसको हम साइनोबैक्टीरिया के नाम से या ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम से भी जानते हैं। ये इसमें क्लोरोफिल होता है। अब आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये क्या मैडम, इधर यहाँ बैक्टीरिया बोल रही है और यहाँ शैवाल बोल रही है। अभी तो बताया कि ये अलग होता है, वो अलग होता है। तो यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा इसको समझ लें कि साइनोबैक्टीरिया जो होता है, इसके कैरेक्टर्स जो होते हैं नील हरित शैवाल के, वो इससे मैच खाते हैं, इसलिए इसको इस वाले ग्रुप में रखा गया है। और चूंकि ये प्रकाश संश्लेषी स्वपोषी होते हैं, है ना, इनका कैरेक्टर के ब्लू ग्रीन कलर की दिखाई देती हैं, और इनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, और ये प्रकाश संश्लेषण करने के कैपेबल होते हैं, है ना। एक कोशिकीय होते हैं, कॉलोनी वाले होते हैं, तंतुमय होते हैं, जलीय, समुद्री और स्थलीय शैवाल हैं। प्रायः इनकी जेलीनुमा पदार्थ से ढकी हुई होती है, और जहां प्रदूषित वाटर होता है ना, वहां पर ये सबसे ज्यादा फलते फूलते रहते हैं। अब इसमें एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, एक तंतुमयी शैवाल नॉन स्टॉप का दिया हुआ है, ये यहाँ पे दे रही है। ये किस काम में आती है? ये जो शैवाल होती है नाइट्रोजन फिक्सेशन करने के काम में आती है। कई जो धान के खेत होते हैं वहां पर इसको साथ में डाला जाता है, ताकि जो धान होती है, चावल होती है, उसकी काफी अच्छी फसल पैदा हो सके।
और इसके अलावा जो होते हैं कुछ रसायन संश्लेषी भी बैक्टीरिया होते हैं। अभी तो हमने देखा स्वपोषी मतलब जो अपना खाना बना लेते हैं उसमें तो ये आ जाएगी, लेकिन रसायनों को उपयोग करके भी कुछ बैक्टीरिया अपना खाना बना लेते हैं। अब जैसे नाइट्रेट है, नाइट्राइट है, अमोनिया, ऐसे रसायनों का ये प्रयोग करते हैं और विभिन्न अकार्बनिक पदार्थों में इसको ऑक्सीडाइज कर देते हैं। जब ये ऑक्सीकरण की क्रिया करते हैं तो एनर्जी मुक्त होती है, ये आप लोग सब पढ़ चुके हैं, है ना। तो यहाँ पर भी क्या होता है कि ये इनका उपयोग करते हैं और फिर उसके बाद इसको ऑक्सीडाइज करते हैं। तो यहाँ पे जो एनर्जी रिलीज होती है इसको ये एटीपी के रूप में अपनी प्रोग्रेस करने के लिए यूज में लाते हैं। इसके अलावा नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन, सल्फर जैसे पोषक तत्वों के पुनर्चक्रण में सहायता करते हैं। पुनर्चक्रण में कैसे सहायता करते हैं कि ये इनको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज करते हैं, है ना। क्योंकि पौधे क्या होते हैं डायरेक्ट इनको नहीं ले पाते हैं। एक पौधे को डेवलप्ड होने के लिए, विकसित होने के लिए सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है, तो वो डायरेक्ट नहीं ले पाते। जैसे नाइट्रोजन को भी डायरेक्ट नहीं ले पाते हैं तो वो नाइट्रेट फॉर्म में कन्वर्ट होता है, उसके बाद में ही पौधा उसका यूज कर सकता है। अब इसके बाद में जो हम थर्ड आ जाते हैं परपोषी। परपोषी प्रकृति में बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। ये इनका काम क्या होता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है ये वाले जो बैक्टीरियाज होते हैं, क्योंकि ये अपघटन का काम करते हैं। आप देखेंगे कोई भी चीज नष्ट हो जाती है, यदि प्रकृति में कहीं पड़ी हुई है, डेड हो गई है, तो थोड़े दिन बाद उसको छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ के इसको खत्म कर देते हैं। ह्यूमस का निर्माण करने में भी हेल्प करते हैं। ह्यूमस से आप समझते होंगे उर्वरक मृदा, जो पेड़ पौधों से सड़ी गली पत्तियां गिर जाती है तो जब वो मृदा में मिल जाती तो उसको अपघटन करने का काम भी बैक्टीरिया ही करते हैं। तो ये परपोषी होते हैं जो दूसरों से अपना भोजन लेते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे कि हमारे लिए बहुत लाभदायक भी होते हैं, कुछ बैक्टीरिया कुछ हानिकारक भी होते हैं। तो इनमें लाभदायक जो होते हैं जैसे दूध से दही का बनना, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के द्वारा होता है, तो ये हमारे लिए लाभदायक हो गया। इसके अलावा हमारे डाइजेशन में भी बहुत सारे बैक्टीरिया हेल्प करते हैं, तो हमारा डाइजेशन अच्छे से होता है, तो वो बैक्टीरिया हो गए। फिर उसके बाद में प्रतिजैविकों का उत्पादन करना। प्रतिजैविक जो होती है एंटीबायोटिक्स, तो इसके लिए बहुत हम कई लोगों को बीमारियों से बचाने के लिए एंटीबायोटिक्स दिया जाता है, तो वो एंटीबायोटिक जो टेबलेट्स होती हैं वो भी इन बैक्टीरिया द्वारा उत्पादित की जाती है। फिर लेग्यूम पादप की जड़ों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण, यानी कि लेग्यूम से आप लोग समझ सकते हैं जो दाल वाले पौधे होते हैं, जैसे चना है, तुअर है ना। तो इनकी जो गांठें होती हैं, उनकी जो रूट नोड्यूल्स होती है, वहां पर ऐसी गठाने होंगी छोटे। आप कभी चने का पौधा आपने उखाड़ा होगा तो उसमें छोटी छोटी गठान होती हैं और उनमें बैक्टीरिया रहते हैं जिनको हम राइजोबियम के नाम से जानते हैं। तो वो बैक्टीरिया क्या करते हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं ताकि पौधों की अच्छी ग्रोथ हो। इसके अलावा कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो हानि पहुंचाते हैं, हमें कई प्रकार की बीमारियां कर सकते हैं, जैसे टाइफाइड है, टिटनेस है, साइट्रस है। अच्छा, ये टाइफाइड टिटनेस तो इंसानों में होने वाली बीमारियां हैं, और जो साइट्रस और कैंकर है ये पेड़ पौधों में होने वाली बीमारियां हैं। जो नींबू प्रजाति के जो पौधे होते हैं उनमें विशेष रूप से ये वाली बैक्टीरिया के द्वारा होने वाली बीमारियां हैं। अब इसका रिप्रोडक्शन भी हम देखेंगे कि बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन कैसे होता है। तो यहाँ देखिए एक कोशिका है, हमने यही देखा था ना मोनेरा को जब हमने पढ़ा था तो कि उसमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है। तो उसमें रिप्रोडक्शन 1 से 2 भागों में यह बढ़ रहा है। ये इसकी देखो कोशिका भित्ति है, कोशिका झिल्ली है, इसका डीएनए है। एक साधारण से प्रकार का डीएनए होता है, कुछ कहीं पे भी देखो ये इस तरह से सर्कुलर भी होता है और इस तरह से फैला हुआ है। इसमें स्पेसिफिक यदि हम डेवलप्ड जीवों की बात करते हैं तो जो केंद्रक होता है वो एक विशेष स्थान लिए होता है, उसमें उसका डीएनए होता है। लेकिन यहाँ पर देखो ये इस पूरी सेल में कहीं भी बिखरा हुआ है। तो एक सेल से 2 सेल का बन रहा है। अब ये दोनों जो सेल हैं वो अलग अलग हो जाएंगी और ये अलग अलग बैक्टीरिया बन जाएंगे। कभी कभी क्या होता है कि ये सिस्ट फॉर्म कर लेते हैं, प्रतिकूल परिस्थितियां होती है ना, बीजाणु भी बना लेते हैं। इसके बाद में एक और इसमें एक एग्जाम्पल दे रखा है, वो है माइकोप्लाज्मा का। ये भी मोनिरा में आता है। इसकी कोशिका भित्ति नहीं होती है और ये सबसे छोटी जीवित कोशिका है। ये कैसी है, सबसे छोटी जीवित कोशिका है जो बिना ऑक्सीजन के भी जीवित रह सकती है। और ये क्या है, जीवों में और प्राणियों में और पादपों में रोग पैदा करते हैं।
तो ये हमारा जो पूरा हमने अभी जो समझा है वो कौन सा ग्रुप था, मोनेरा ग्रुप था। और मोनेरा ग्रुप में हमने इतने इन सब को पढ़ा था। जैसे मोनेरा, एक बार मैं आपको वापस से रिवाइज करती हूँ तो आप कंफ्यूजन नहीं होगा आपको कि हमने किस में क्या पढ़ा है। तो सबसे फर्स्ट हमने मोनेरा जगत के बारे में देखा था। तो इसमें हमने पहले बैक्टीरियाज को पढ़ा है, आर्क बैक्टीरिया को पढ़ा है, उसके बाद में आर्क बैक्टीरिया के बाद में यू बैक्टीरिया को पढ़ा है, उसके बाद में परपोषी बैक्टीरियाज को पढ़ा है। और अब हम आ जाते हैं प्रोटिस्टा जगत पे। ये सेकंड जगत है ना। इस जगत में क्या है, बहुत सारे जो प्रकाश संश्लेषी प्रोटिस्टा भी होते हैं इसमें। और इसके अलावा इसमें क्राइसोफाइस्ट आते हैं, डाइनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लाइड्स, अवपंक कवक। अब यहाँ पर भी थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि अवपंक कवक क्या है ना। हम इसको जब पढ़ेंगे तो मैं इसको आपको लोगों को समझा दूंगी कि एक्चुअल में ये कवक नहीं है ना। ये कवक नहीं है। इसकी सिमिलरिटी जो होती है वो इसी ग्रुप से होते हैं। जो कैरेक्टर्स जो मिलते हैं वो प्रोटोस्टा ग्रुप से मिलते हैं, इसलिए इसको इसमें रखा गया है। यहाँ पे प्रोटोजोआ ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। इसकी कोशिका में एक सुगठित केंद्रक होता है, झिल्लीबद्ध कोशिकांग पाए जाते हैं। यानी कि ये जो ग्रुप है मोनेरा से थोड़ा सा डेवलप्ड होता है। देखो यूनिसेल्युलर तो है, वो भी है, ये भी है, लेकिन इसमें थोड़ा सा डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो जाता है। सुगठित केंद्रक आ जाता है, झिल्लीबद्ध कोशिकांग बनना शुरू हो जाते हैं। इसमें कशाभ और पक्षाभ भी पाए जाते हैं। कशाभ मतलब फ्लैजिला और पक्षाभ मतलब सीलिया। अभी इनका स्ट्रक्चर भी हम देखेंगे, अगर चित्र देखेंगे तो हमको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसमें लैंगिक और कोशिकीय संलयन द्वारा युग्मनज बनने की विधि भी होती है, यानी कि यहाँ पर अब लैंगिक प्रजनन और अलैंगिक दोनों ही हो रहा है। अब प्रोटिस्टा के हम एग्जाम्पल्स देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे वो है क्राइसोफाइट्स के बारे में। तो क्राइसोफाइट्स जो होता है इस समूह में डाइटेंस और सुनहरे शैवाल आते हैं। क्या आते हैं इसमें? शैवाल आते हैं, जिसे डेस्मिस भी कहा जाते हैं। साफ पानी में और समुद्री जल दोनों में ये पाए जाते हैं। बहुत छोटे छोटे होते हैं। अच्छा, जो डाइटेम्स होती है इसकी कोशिका भित्ति कैसे बनी होती है? साबुनदानी की तरह बनी हुई होती है। दो कवच होते हैं। इन भित्तियों में क्या होता है? सिलिका होती है, जिसके कारण ये नष्ट नहीं हो पाती है। जब इसके अंदर जो जीव रहता है, जो शैवाल रहता है, जब उस डेथ हो जाती है, वो मर जाता है, तो ये क्या उसी स्थान पे काफी सारी मात्रा में पड़े रहते हैं। अब ये काफी सारा में जीवन होता है, इनका रिप्रोडक्शन दर तो तेज होती है ना। अब इसके बाद में काफी समय ये मरते भी जाते, तो करोड़ों साल में इनका जो अवशेष वहां पर इकट्ठा होता जाता है और एक डायटमी मृदा का निर्माण कर लेता है। कण में होने के कारण इस जो मृदा है इसका उपयोग पालिश करने में होता है। तेल और सिरप का निस्यंदन यानी कि इनको फिल्टर करने में भी ये यूज में आते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट आ जाएंगे डाइनोफ्लैजिलेट्स पे। तो ये जीवधारी भी समुद्री होते हैं, प्रकाश संश्लेषी होते हैं, पीले, हरे, भूरे, नीले और लाल रंग के दिखाई देते हैं। बाह्यभित्तीय सेलुलोज की कड़ी पट्टिकाएं इसमें होती है। अधिकतर डाइनोफ्लैजिलेट्स में दो कशाभ होते हैं, एक लंबवत होता है और एक अनुप्रस्थ होता है। लंबवत मतलब जो लंबा होता है और अनुप्रस्थ ट्रांसफर सेक्शन लिए हुए होता है। डाइनोफ्लैजिलेट्स जो होते हैं वो कैसे कलर के होते हैं? रेड कलर के। तो ऐसा लगता है समुद्र में लाल तरंगे उठ रही हैं। जब ये बहुत ज्यादा मात्रा में हो जाते हैं तो ऐसा लगता है कि वहां पर कोई आग लग रही है। और ये क्या करते हैं? जीव विष को भी उत्पन्न करते हैं। जब इनकी मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, एल्गी ब्लूम जैसे खूब ज्यादा मात्रा में हो गई है, तो फिर क्या करते हैं कि ऑक्सीजन वहां प्रॉपर नहीं पहुंच पाती, जो पानी के अंदर के जीव जंतु है वो मरने लगते हैं। इसका एग्जाम्पल है गोनिया लैक्स। फिर इसके बाद में हम नेक्स्ट आ जाते हैं यूग्लिनाइट्स। अब देखिए इसकी एक खासियत है इस यूग्लिनाइट की कि ये पानी में भी पाया जाता है, स्थिर जल में होता है। अब ये क्या करता है? दोनों के बीच की कड़ी कहलाएगा। क्यों? क्योंकि यह फोटोसिंथेसिस भी कर लेता है और जीवों को पकड़ के भी खा लेता है ना। दोनों चीज इसमें प्रेजेंट होती है, क्योंकि इसके अंदर हम देखेंगे तो क्लोरोप्लास्ट पड़ा होता है। क्लोरोप्लास्ट क्या करता है? जब इसके कंडीशन ऐसी होती है कि भाई अच्छे से सूर्य का प्रकाश मिल रहा है तो ये अपना भोजन स्वयं बना लेगा। लेकिन कभी ऐसा होता है कि सूर्य का प्रकाश नहीं मिल रहा है, तो ये क्या करता है कि छोटे छोटे जीवों को, ये आप इसे चाबुक नुमा रचना दिख रहे हैं, जो इसका फ्लैजिला ऐसे पकड़ लेता है और यहाँ से मुख में डाल लेता है और उसका डाइजेशन कर लेता है। अब इसके कोशिका भित्ति की जगह एक प्रोटीन युक्त परत
पेलिकल पाया जाता है, यानी कि इसके चारों तरफ क्या होता है, पेलिकल का आवरण होता है जो इसको लचीला बनाता है। इसमें दो फ्लैजिला होती है, एक लंबा दिख रहा है और एक छोटा सा होता है, इसका साइज थोड़ा छोटा होता है। सूर्य का प्रकाश नहीं होता है तो दूसरे जीव को परपोषी की तरह ये खा लेता है ना। इसके अलावा यूग्लिनाइट में पाए जाने वाले उच्च वर्णक पादपों में उपस्थित वर्णकों के समान ही होते हैं, मतलब जो इसका क्लोरोप्लास्ट होता है वो उच्च वर्गीय जो पादप होते हैं उनके सिमिलर ही होता है। अब देखिए यहाँ पर हम आ गए अवपंक कवक, ये प्रोटिस्टा में रखा है, लेकिन आप अगली बार जब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे तो उसमें हम फंजाई ही पढ़ेंगे, कवक के बारे में ही पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखो ये इस तरह की रचना लिए हुए हैं, है ना। ये कैसा है, अवपंक मृतपोषी प्रोटिस्टा है, सड़ी गली टहनियों पे इसको ये भोजन बनाता है अपना, और अनुकूल परिस्थितियों में यह प्लाज्मोडियम्स का निर्माण करता है। ये कई फीट तक लंबा हो सकता है, लेकिन जब इसकी प्रतिकूल परिस्थितियां आ जाती है तो बिखरकर सिरों पर बीजाणु युक्त फलनकाय का निर्माण कर लेता है, और फिर ये जो फलनकाय होते हैं हवा के माध्यम से सब दूर फैल जाते हैं। अब नेक्स्ट वाला है हमारा प्रोटोजोआ। ये प्रोटोजोआ जो वर्ग है ना, ये बहुत खतरनाक वर्ग है। इसमें कई प्रकार की बीमारी करने वाले जीव आते हैं जो हम लोगों को बीमार कर देते हैं, है ना। सभी प्रोटोजोआ परपोषी होते हैं। यहाँ ये लाइन ही आपको समझ में आ रही होगी कि परपोषी होते हैं, परभक्षी होते हैं, परजीवी होते हैं, प्राणियों में कई प्रकार के रोग भी उत्पन्न करते हैं। सबसे पहला हम पढ़ेंगे वो है अमीबिया प्रोटोजोआ। अमीबा से आप लोग सब परिचित ही हैं। अमीबा समुद्री जल, सामान्य जल, मृदा सब जगह पे पाया जाता है, जो कूटपात के द्वारा अपना शिकार करता है। समुद्र के प्रकारों की सतह पर सिलिका के कवच होते हैं कुछ। इसमें एक एग्जाम्पल दिया है एंट अमीबा हिस्टोलिका का एग्जाम्पल है। तो ये जो एंट अमीबा हिस्टोलिका है यह हमारे भी जो रोग उत्पन्न करती है, जो पेट से संबंधित रोग होते हैं उनको ये करता है। जो कंटामिनेट वाटर यूज करते हैं उसके थ्रू हमारी बॉडी में ये पहुंच जाता है। इसके बाद में कशाभी प्रोटोजोआ। कशाभी प्रोटोजोआ यहाँ नाम से समझ में आ रहा है कि इसमें फ्लैजिला होता है, स्वच्छंद और परजीवी होते हैं। इनके शरीर पे कसाब पाया जाता है, यानी कि फ्लैजिला प्रेजेंट है। ये बीमारी करते हैं, उस बीमारी का नाम है निद्रा रोग व्याधि। निद्रा रोग यानी कि स्लीपिंग सिकनेस। इसमें व्यक्ति को नींद आती है और बाद में उसकी बुखार भी आता है और डेथ हो जाती है। ये किसके द्वारा होता है, ट्रिपेनोसोमा का। और इसको फैलाने वाला वाहक होता है टिसी फ्लाई, एक मक्खी होती है, उसके द्वारा यह ट्रिपेनोसोमा मनुष्य में बीमारी कर देता है। इसके बाद में आता है पक्षाभी प्रोटोजोआ। ये जलीय होते हैं, अत्यधिक सक्रिय गति करते हैं और इसके शरीर पे बहुत सारे सीलिया पाए जाते हैं। और इसमें ग्रसिका होती है, कोशिका सतह बाहर की तरफ खुलती है, लयबद्ध गति करते हैं और भोजन को अंदर की तरफ लेते हैं। देखिए यहाँ पे इसका चित्र भी है, ये पैरामीशियम इसका एग्जाम्पल है। पैरामीशियम यहाँ बहुत छोटे छोटे आपको लाइंस दिख रही होगी, ये सब इसके सीलिया हैं और इसी सीलिया के माध्यम से यह जीव जंतुओं को पकड़ के अपना शिकार बनाता है और उसको अंदर ले लेता है, फिर उसका पाचन करता है। ये पैरामीशियम हो गया। ये सब माइक्रोस्कोपिक है, छोटे छोटे जीव हैं ये। इसके बाद में आता है नेक्स्ट हमारा स्पोरोजोआ। स्पोरोजोआ जो होता है ये भी संक्रमण फैलाते हैं। इनके संक्रमण की जो अवस्था होती है वो बीजाणु या स्पोर के रूप में होती है। यहाँ पे नाम दिया है प्लाज्मोडियम, आप लोग सब इससे परिचित होंगे। ये मलेरिया परजीवी है जो कि दो लोगों पे अपना जीवन चक्र पूरा करता है। एक मच्छर पे करता है, दूसरा हम पर करता है ना। तो मच्छर में इसका आधा जीवन चक्र पूरा होता है और फिर नेक्स्ट हमारी बॉडी में होता है। तो ये जो मलेरिया का परजीवी होता है मलेरिया फैलाने का काम करता है, बुखार आता है इसमें। तो ये इस प्रकार से हमने जो अभी पढ़े हैं वो कौन कौन से प्रोटिस्टा के ग्रुप पढ़े हैं। प्रोटिस्टा में हमने क्या क्या पढ़ लिया है, प्रोटिस्टा जगत में हमने क्राइसोफाइट्स के बारे में पढ़ा है। ये क्राइसोफाइट्स के जिसमें हमने सुनहरे डायटम्स के बारे में पढ़ा है जो सिलिका से बने होते हैं। फिर डाइनोफ्लैजिलेट्स के बारे में, डाइनोफ्लैजिलेट यानी कि दो भागों में ये बटे होते हैं इनके फ्लैजिलास, है ना। फिर उसके बाद में यूग्लिना के बारे में हमने पढ़ा, है ना, जो दोनों काम करता है, परपोषी भी होता है और स्वपोषी भी होता है। इसके बाद अवपंक कवक के बारे में पढ़ा।
इसके बाद में हमने प्रोटोजोआ के बारे में पढ़ा। तो प्रोटोजोआ के भी अलग अलग प्रकार पढ़े। एक अमीबी प्रोटोजोआ पढ़ा, फिर उसके बाद में कक्षाभी प्रोटोजोआ यानी कि फ्लैजिला वाला प्रोटोजोआ पढ़ा, फिर पक्षाभी प्रोटोजोआ पढ़ा यानी सिलिया वाला प्रोटोजोआ। इसके बारे में स्पोरोजोआ, स्पोर मतलब बीजाणु, बीजाणु वाला पढ़ा। इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट आता है फंजाई जगत या कवक जगत, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। यह भी बहुत अजीब सा है। ये जो ग्रुप है ना, अपने आप में हम देखेंगे कि जितने भी सड़े गले पदार्थ होते हैं, आप लोग कभी एक दिन डिब्बे में रोटी रख देंगे तो नेक्स्ट डे उसके ऊपर फफूंद लगी हुई मिलेगी। बारिश के मौसम में कपड़ों के ऊपर भी फफूंद लगी हुई मिलती है ना। रास्ते में हम चलते तो छोटी छोटी छत्ते नुमा रचनाएं नजर आती है जो कि हम कुकुरमुत्ता के नाम से जानते हैं। और ये जो है जैसे खराब तो करने का काम ही करते हैं, चीजों को नष्ट करने का काम करते हैं। इसके अलावा इनका उपयोग और भी उपयोग होता है। जैसे यीस्ट है, तो यीस्ट से ब्रेड बनती है, रोटियां बनाई जाती है ना, बियर बनाने के काम में भी आती है। तो इनके फायदे भी है और इनके नुकसान भी होते हैं। अब नुकसान में देखेंगे तो गेहूं की फसल है तो उसमें कीट रोग हो जाता है, तो वो किसके द्वारा होता है? पक्सीनिया। पक्सीनिया एक प्रकार का फफूंद है जिसके द्वारा उसकी जो बालें होती है वो काले पड़ जाते हैं। कुछ फंगस जैसे पेनिसिलियम, अब यहाँ पे ये नुकसान हो गया तो फायदा भी करता है। जैसे पेनिसिलियम है तो पेनिसिलियम से क्या बनता है? एंटीबायोटिक्स प्राप्त होती है ना, जो कि कई बीमारियों को रोकने में हेल्प करती है। इसके बाद ये हवा, जल, मिट्टी सभी जगह पे ये पाए जाते हैं, नरम गरम सब स्थानों पर ये होते हैं। अब यहाँ पर इनकी खासियत क्या होती है कि जहां इनको गर्मी मिलेगा और पानी मिलेगा ये तुरंत पनपना शुरू कर देते हैं। इसीलिए हम खाना जो होता है रेफ्रिजरेटर में रखते हैं, क्योंकि वहां ठंड ज्यादा होती है, गर्मी कम होती है, तो ये पनप नहीं पाते हैं। अब जो हम इनको देखेंगे, इनके कैरेक्टर्स को, तो ये कैसे दिखाई देते हैं? तंतुमय दिखाई देते हैं, एक तंडे तंतु की तरह होती है। यहाँ पर यीस्ट जो होता है ये इसका अपवाद है। क्यों? क्योंकि यह एक कोशिकीय होता है। बाकी सारे फंगस हम देखेंगे तो वो कैसे होते हैं? बहुकोशिकीय होते हैं। लेकिन जो यीस्ट है वो कैसा है? एक कोशिकीय है। लंबे पातले धागे के समान इनकी रचना होती है जिसे हम कवक तंतु कहते हैं। और ये कवक तंतु जो होते हैं मिलकर माइसीलियम का निर्माण करते हैं। कभी कभी ये माइसीलियम का क्वेश्चन कवक जाल का भी पूछा जाता है, तो आप इसको लिख सकते हैं कि जो फंजाई जगत होते हैं उसमें छोटे छोटे धागे नुमा रचनाएं होती हैं जिन्हें कवक तंतु कहा जाता है। और ये जो कवक तंतु होते हैं ये आपस में मिल जाते हैं और कवक जाल का निर्माण करते हैं। कुछ तंतु जो होते हैं नलिकाकार भी होते हैं, बहुकेंद्रित होते हैं, इनमें साइटोप्लाज्म। यदि हम इसके स्ट्रक्चर को, इस तंतु को देखेंगे तो हमें तंतु के अंदर एक तो साइटोप्लाज्म भरा होता है और उसमें बहुत छोटे छोटे केंद्रक होते हैं। यानी कि यहाँ डेवलपमेंट हो चुका है, वहां तो केंद्रक थे ही नहीं। इससे पहले हम पढ़ रहे थे तो वहां डेवलप्ड केंद्रक नहीं थे, जैसे प्रोकैरियोट्स का हमने पढ़ा। लेकिन यहाँ पे क्या धीरे धीरे डेवलपमेंट होते होते बहुत सारे केंद्रक यहाँ बन चुके हैं। अच्छा, इस अवस्था को क्या बोलते हैं? इस वर्ड को आप याद कर लो, कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये पूछा जाता है कि संकोशी कवक तंतु क्या होता है। तो हमें पता होता है कि जिसमें बहुत सारे केंद्रक होते हैं, उस जिस कोशिका में बहुत सारे केंद्रक होते हैं उसे संकोशिकी कवक तंतु कहा जाता है। कुछ कवक तंतु पटीय होते हैं, यानी कि जैसे एक कवक का तंतु है वो बीच बीच में सेप्टा द्वारा डिवाइडेड होता है। कोशिका भित्ति यहाँ पर काइटिन और पॉलीसेकेराइड्स की बनी होती है। काइटिन एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है और ये पॉलीसेकेराइड्स की बनी होती है। इसके बाद में ये कैसे होती है? परपोषी। अधिकतर परपोषी ही होते हैं। अमृत सबस्टेंस से घुलनशील पदार्थ, कार्बनिक पदार्थों को अवशोषित करते हैं। जहां पर भी फफूंद का कोई भी स्पोर आके गिरा, उसको गर्मी मिली, उसको नमी मिली, तुरंत वो अपना जनन शुरू कर देता है, काफी मात्रा में वहां फैल जाता है और उनसे, जैसे हमने एक चमड़े का बेल्ट ले लिया तो उसके अंदर से जो कार्बनिक पदार्थ है उनको एब्सॉर्ब करने लगेगा, है ना। और वो धीरे धीरे जब नष्ट हो जाएगा और ये अपना डेवलपमेंट करते जाएंगे, बहुत तेजी से फफूंद फैलती है ना। अब यदि ये इस तरह से भोजन को लेते हैं तो इन्हें क्या कहा जाता है? मृतजीवी। फंजाई सजीव पौधों और जंतु पे यदि डिपेंडेंट होते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? परजीवी। यहाँ पर एक सहजीवी भी बताया है, तो सहजीवी को मैं लास्ट में एक बार आपको बहुत अच्छे से समझा दूंगी क्योंकि लास्ट में भी है।
इसमें शैवाल और कवक मिलकर लाइकेंस को बनाते हैं। इसके बाद में इसमें जो जनन होता है, रिप्रोडक्शन होता है, वो 3 प्रकार का होता है। पहला हम जो पढ़ेंगे वो है कायिक। कायिक में खंडन होता है, विखंडन होता है, मुकुलन होता है। खंडन मतलब जो एक इसका तंतु है वह 2 पार्ट में टूट जाएगा और उससे फिर नए बन जाएंगे। फिर दूसरा विखंडन यानी कि कई पार्टों में वो डिवाइड हो जाएगा और नया बन जाएगा। मुकुलन यानी कि उस तंतु के ऊपर से कोई कलिका निकलेगी और वो कलिका अलग हो जाएगी और नया कवक तंतु बना लेंगी। इसके बाद में है अलैंगिक जनन। पहला हमने जो जनन पढ़ा था कवक में वो था कायिक, कायिक यानी वेजिटेटिव। दूसरा हम पढ़ रहे हैं अलैंगिक जनन यानी कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसके अंदर जनन बीजाणु बनते हैं और उनका नाम होता है कोनोडिया, है ना। पेनिसिलियम यदि आप देखेंगे तो पेनिसिलियम के ऊपर बहुत अच्छे से गोल गोल कॉनोडियास बनते हैं। ये कॉनोडियास अलग हो जाते हैं और फिर अलग होने के बाद में ये अपने कवक तंतुओं का निर्माण कर लेते हैं। इसके अलावा धानी बीजाणु चल बीजाणु के द्वारा भी होता है। तीसरा हम पढ़ रहे हैं, अभी हमने कायिक पढ़ लिया, अलैंगिक पढ़ लिया और अब हम पढ़ रहे हैं लैंगिक जनन। तो ये किसके द्वारा होता है? निषिताक या ओस्पोरा के द्वारा होता है। इसमें जो बीजाणु बनते हैं उनको हम एस्किस बोलते हैं और बेसिडियम बीजाणु भी इसमें बनते हैं। ये तीनों हम अलग अलग पढ़ेंगे। अभी इनका जब डिटेल पढ़ेंगे ना कौन सी कवक है तो इनका डिटेल भी अभी आपको समझाऊंगी, है ना। विभिन्न बीजाणु की सुस्पष्ट रचनाएं होती हैं, इन्हें फलनकाय कहते हैं। तो ये 3 प्रकार से होता है। पहले 2 चल मतलब जिनमें फ्रेजिला होते हैं और वे बीजाणु बनते हैं तो वो चलनशील होंगे, है ना। कुछ ऐसे होते हैं जो अचल होते हैं, चल ही नहीं पाते हैं। तो दोनों ही कंडीशन में युग्मक के प्रोटोप्लाज्म का संलयन। अब यहाँ पे ये जो वर्ड आया प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म किसे कहेंगे? तो जो कोशिका होती है उसमें साइटोप्लाज्म भी होता है यानी कोशिका द्रव्य भी होता है और केंद्रक होता है तो केंद्रक में केंद्रक द्रव्य होता है। इन दोनों को सम्मिलित रूप से प्रोटोप्लाज्म के नाम से जाना जाता है। तो जब इन युग्मकों का इनके गैमेट्स जो होते हैं जब आपस में इनके प्रोटोप्लाज्म जब आपस में मिलते हैं तो इस क्रिया को क्या कहेंगे? इस क्रिया को हम प्लाज्मागेमी कहेंगे। सेकंड इसमें है 2 केंद्रकों का संलयन होना। जब 2 केंद्रक ये तो बहुकेंद्रिक होते हैं ना, अब इसके अंदर जो केंद्रक होते हैं प्रोटोप्लाज्म मिलेगा, केंद्रक भी मिलेगा, तो जो केंद्रक मिलता है तो इसको केंद्रक संलयन कहते हैं। तीसरा इसमें युग्मज में मियोसिस के कारण अगुणित बीजाणु का बनना, है ना। हम लोग ये जानते ही हैं कि जब मियोसिस होता है तो उसमें क्या होते हैं, एक कोशिका से 4 कोशिकाएं बनती है ना। तो यहाँ पर भी मियोसिस हो रहा है और यहाँ पर बीजाणु बन रहे हैं। अब इसमें क्या होता है, 2 अगुणित कवक तंतु पास पास आते हैं। ये दोनों जो अगुणित होते हैं ये पास पास में आते हैं और आपस में फ्यूज हो जाते हैं। जब ये फ्यूज हो जाते हैं तो 2 गुणित कोशिकाओं के संलयन से द्विगुणित, यानी कि हम जो 2 ले रहे हैं, एक का एक एन है दूसरा एन है, जब ये दोनों पास में आएंगे तो 2n हो जाएगा। तो यहाँ पे 2n कोशिका बन जाती है। अन्य जगह जैसे देखें हम एक्सोमाइटिस में एक मध्यवर्ती द्विकेंद्रिक अवस्था आ जाती है। अभी इसके बाद में हम जब स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे फाइकोमाइसिटीज पढ़ेंगे उसके बाद एक्सोमाइसिटीज आता है। तो ये इसके ग्रुप में डिवाइड करा है, कवकों को भी आगे ग्रुप्स में डिवाइड किया है। तो एक जो ग्रुप है एक्सोमाइसिटीज, इसमें क्या होता है, दोनों केंद्रक पास पास आ जाते हैं तो दोनों केंद्रक रह जाते हैं। तो ये अवस्था n+n होती है। एक कोशिका में 2 केंद्रक बनते हैं तो इसे हम केंद्रक युग्म के नाम से जानते हैं। इसके बाद में द्विकेंद्र प्रावस्था आती है। पैतृक केंद्रक संलयित हो जाते हैं, कोशिका द्विगुणित बन जाती है। जब ये द्विगुणित हो जाती है तो फलनकाय को बनाती है। इसमें न्यूनीकरण विभाजन होता है और उसके बाद में अगुणित बीजाणु बनने लगते हैं, है ना। तो क्या हुआ, जब फ्यूजन हो जाता है तो जब नेक्स्ट इसकी स्टेप आएगी तो उसमें क्या बनेंगे, अगुणित बनेंगे, है ना। अगुणित में देखो यहाँ पे कितना जी है, अगुणित अगुणित मिलके द्विगुणित बनाते हैं और द्विगुणित किसका निर्माण करता है, अगुणित का। ठीक। कवक जाल के आकार की बीजाणु बनने और फलनकाय की विधि को आधार पर इसको कई वर्गों में विभाजित किया है। तो सबसे पहला जो वर्ग होता है वो कौन सा है, इसका फाइकोमाइसिटीज। ये कैसे होते हैं, जलीय आवास में पाए जाते, सड़ी गली नम लकड़ियों में
परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। अब यहाँ पर हम यदि कवकों का वर्गों में बांट रहे हैं तो किस आधार पे बनाएंगे? जैसे हमने मोनेरा प्रोटिस्टा में डिवाइड किया तो हमने सेल देखा था, उसका केंद्रक देखा था, वो स्वपोषी है, विषमपोषी है, उस आधार पे रिप्रोडक्शन कैसा होता है, ऐसे हमने बेस बनाया था। यहाँ पर भी कवक का भी बेस बना हुआ है। तो यहाँ पर हम देखेंगे क्या है वो बेस। तो यहाँ पे आप देखो एक तंतु को लेके देखा जाता है कि तंतु की स्थिति कैसी है। तो यहाँ पर जो तंतु का कवक जाल बन रहा है, कवक जाल कैसा है? अपटीय है, बहुकेंद्रिक है। अपटीय मतलब वो सिंपल सा प्लेन बना हुआ है, उसके बीच में कोई सेप्टा नहीं है और बहुत सारे उसके अंदर केंद्रक प्रेजेंट है। अलैंगिक जनन जो होता है चल बीजाणु या अचल बीजाणु के द्वारा होता है। ये बीजाणु धानी में अंतर्जातीय उत्पन्न होते हैं, यानी कि इसकी जो तंतु है उसके अंदर ये बीजाणु का निर्माण होता है। दो युग्मक के संलयन से युग्माणु बनते हैं, है ना। इसमें लैंगिक अलैंगिक दोनों तरह का जनन हो रहा है। इन युग्मकों की आकार की एक जैसी होती है। जब ये एक जैसे दिखते हैं तो समयुग्मिकी बोलेंगे इसको, और यदि ये अलग अलग होते हैं तो इसे विषम युग्मकी कहते हैं। जैसे हम ह्यूमन से समझ सकते हैं, ह्यूमन में जो फीमेल होती है उसका ओवा कैसा होता है? गोल होता है और वो मोटाइल नहीं होता है, चल फिर नहीं सकता है। लेकिन स्पर्म कैसा होता है? मूवमेंट करने वाला होता है। तो सेम ऐसा यहाँ पर यदि एक जैसे हैं तो उसे समयुग्मिक कहेंगे, लेकिन विषम युग्मिक या असमयुग्मिक यानी कि दोनों की स्थिति अलग अलग हो जाती है ना। इसका अब एग्जाम्पल हम देखते हैं। म्यूकर राइजोपिस, जो रोटी पे कवक लगती है वो उसका नाम है राइजोपस। और एल्बुगो सरसों पर परजीवी फंजाई, यानी सरसों के पौधे पे आप लोग व्हाइट स्पॉट्स देखते हैं, वो सब किसके द्वारा होते हैं? एल्बुगो नामक कवक के द्वारा होते हैं। यहाँ पे चित्र भी शो कर रखे हैं जिनसे हम देख सकते हैं। फंजाई म्यूकर को दिखा रखा है, एस्परजिलस और एगेरिकस को दिखा रखा है। ये वाला जो आप चित्र देख रहे हैं ये आपने सड़कों पे भी कई जगह पर देखा होगा। तो ये वाला एगेरिकस है और फिर ये जो हम देख रहे हैं ये म्यूकर का है। और ऊपर जो है ये वाला, ये देखिए आप यहाँ पर, ये कवक जाल है। इसका एक पूरा एक तंतु, इसको लेंगे तो ये एक तंतु है और ये तंतु इतने सारे बन चुके हैं कि एक पूरा एक जाल का ये निर्माण कर रहे हैं। तो यहाँ हमने म्यूकर के बारे में देखा। ये वाला जो है ये एस्परजिलस है और एगेरिकस है। तो ये हमारा फाइकोमाइसिटिस कंप्लीट हो गया है। इसके बाद में हम नेक्स्ट देखेंगे तो एक्सोमाइसिटिस। एक्सोमाइसिटिस की क्या खासियत होती है कि थैली के समान होते हैं, बहुत कम होते हैं ये। इसके अंदर आता है यीस्ट। यीस्ट कैसा बताया मैंने अभी? अपवाद है, ये एक कोशिकीय है। इसको सेकेरोमाइसिस के अलावा बहुत बाकी जितने भी होंगे इसमें पेनिसिलियम वगैरह ये सब बहुकोशिकीय होंगे। मृतजीवी, अपघटक, परजीवी, शलभ, रागी यानी कि पशुविष्ठा यानी कि गोबर पे उगने वाले ये वाले इस ग्रुप के सदस्य परजीवी होते हैं और पशुविष्ठा पर उगने वाले होते हैं। फिर जाल शाखित होते हैं, पटीय होते हैं। अलैंगिक बीजाणु कोनोडिया, वहां पे हमने देखे थे चल अचल बीजाणु थे। फाइकोमाइसिटिस को यदि हम डिफरेंस इससे करेंगे तो यहाँ पे क्या बन रहे हैं? कोनोडियास बन रहे हैं। कवक जाल को क्या बोलते हैं? कॉनिडीधर बोलते हैं। यह बाहर की ओर निकलते हैं, मतलब जो एक उसका बना हुआ होता है जाल, उसके ऊपर गोले गोले नुमा रचना होती है जिसे हम कॉनिडीधर कहते हैं, है ना। और ये अलग हो जाते हैं, अंकुरित हो जाते हैं। जब ये नीचे गिर जाते हैं तो ये अंकुरित हो जाएंगे और फिर अपना नया जाल बना लेंगे। तो ये अलैंगिक जनन को बताया है। और लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? बीजाणु के द्वारा होते हैं। इन बीजाणु को क्या कहा जाता है? एस्किस बीजाणु कहा जाता है। थैलीसम एस्किस होते हैं, ये अंतर्जातीय रूप से उत्पन्न होते हैं। इनका एक वचन एसाई है। फलनकाय बनते हैं बाद में, जिन्हें हम एक्सोकार्प के नाम से जानते हैं। देखिए इसका नाम भी एक जैसा, आप कभी भूल जाते हैं एग्जाम में यदि आता है तो देखिए यहाँ एक्सोकार्प लिखा है, एसाई लिखा है, और इधर वर्ड देखो तो एस्परजिलस इसका एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है। और ये किस में आ रहे हैं, किस ग्रुप में आ रहे हैं? ये एक्सोमाइसिटिस में। तो आप ध्यान लगा, जहां ए आया एक्सोमाइसिटिस हो गया, है ना, एक्सोमाइटिस हो गया। अब इसमें एस्कस बनते हैं और ये एक्सोकार्प्स होते हैं। एग्जाम्पल भी एस्परजिलस, तो आपको ये आसानी से याद रह जाएगा। इसके बाद में आता है क्लीविसेप्स आता है और फिर आता है न्यूरोस्पोरा।
न्यूरोस्पोरा जो होता है, इसका आनुवांशिक और जैव रासायनिक कई जो एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं उसमें न्यूरोस्पोरा का उपयोग किया जाता है। इसके बाद में हम देखेंगे मॉरिल और ट्रफल। तो ये कैसे होते हैं? खाने योग्य होते हैं। आप लोगों को पता है काफी महंगी इसकी सब्जी बनती है, क्योंकि ये जो होते हैं मशरूम भी बोला जाता है, तो ये हाईली प्रोटीन होते हैं। जो जितने भी ये होते हैं खाने के लिए, इनमें प्रोटीन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। और ये जो मॉरिल और ट्रफल है, ये तो बहुत अच्छे होते हैं, टेस्टी होते हैं खाने में। इसके बाद में इसका तीसरा ग्रुप जो आ जाता है, तीसरे जिसको हमने डिवाइड किया है, उसका नाम है बेसिडियोमाइसीटीज। इसमें आ जाएगा आपका मशरूम। मशरूम के बाद ब्रैंक फंजाई ऑफ पफबाल, गोल गोल सफेद कलर के गोले नुमा रचनाएं होती हैं, मिट्टी, लट्ठे और ठूठों पर ये पैदा की जाती हैं। अच्छा, इनकी खेती भी की जाती है। एक डिब्बा लिया जाएगा लकड़ी से बना हुआ, उसमें गीली मिट्टी, लकड़ी की छीलन ये डाल के छोटे छोटे इनके स्पोर्ट्स को डाल दिया जाता है, और फिर ये डेवलप करके इसकी खेती बड़े पैमाने पे की जाती है। किसानों को लाभ होता है काफी इसकी खेती से, है ना। तो ये भी परजीवी होता है, यानी कि लकड़ी को खाता है ये, है ना। कीट, कंड, स्मर्क रोगों को भी पैदा करता है ये। कवक जाल शाखी और पटीय होता है। यहाँ पर आप लोग देखना कि इसका जो कवक है, कवक जाल वो कैसा है, शाखाओं में, ब्रांचेस में ये डिवाइड होता है, और इसमें पट यानी कि यहाँ पर अब सेप्टा आ गए हैं। इसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है, केवल कायिक होता है ना। कायिक यानी वेजिटेटिव, यानी खंडन विधि, यानी कि ये कितने भी भागों में टूटेगा ना, तो हर उस तंतु से एक नया बनेगा। इसमें सेक्सुअल ऑर्गन्स नहीं होता। प्लाज्मोगेमी विभिन्न स्ट्रोनों वाली दो कायिक कोशिकाओं में जीन प्रारूप में के रूप में संलयित होती है। द्विकेंद्रिक रचना होती है, अतः ये बेसिडियम्स को बनाते हैं। अच्छा, यहाँ भी आप याद रख सकते हैं, बेसिडियम में केंद्रक संलयन होता है, यानी कि कैरियोगेमी होती है, मियोसिस होता है। यहाँ भी देखिए नाम कैसा है, सेम टू सेम है। बेसिडियोमाइसीटीज में क्या हो रहा है, बेसिडियम बन रहा है। ओके, इसके अब जब ये इसमें कैरियोगेमी होती है, कैरियोगेमी मतलब एक कोशिका से 4 कोशिकाओं का निर्माण हो रहा है। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक जो है उससे 4 बेसिडियम बीजाणु बनते हैं। मियोसिस में हम जानते हैं ना, एक कोशिका अर्धसूत्री विभाजन होता है, एक कोशिका से 4 कोशिका बनती है। तो ऐसा ही यहाँ पर एक स्पोर से कितने बन रहे हैं, इसमें भी एक बेसिडियम से 4 बेसिडियम बीजाणु बन रहे हैं। फिर इस पे फलनकाय पे बेसिडियम्स लगे होते हैं, जिन्हें बेसिडियोकार्प कहा जाता है। इसका एग्जाम्पल है एगेरिकस, अस्टिलेगो और पक्सीनिया। पक्सीनिया का मैंने अभी भी बताया था कि ये पौधों में रोग उत्पन्न करता है। विशिष्टतः जो गेहूं की फसल होता है उसको पूर्ण रूप से नुकसान कर देता है। उसकी जो बालियां होती है, उसके अंदर जो गेहूं होता है, उसको ये नष्ट करके काले पाउडर के रूप में बना देता है। इसके बाद में नेक्स्ट जो इसका वर्ग है वो है ड्यूरोटोमाइसीटीज। इसे हम अपूर्ण कवक के नाम से जानते हैं। इसमें सेक्सुअल और कायिक दोनों ही प्रवस्थाएं असेक्सुअल, यहाँ पे ध्यान रखिए, असेक्सुअल और वेजिटेटिव ही ज्ञात हुई है। इसमें सेक्सुअल की कोई खोज नहीं हुई है, इसलिए इसके जो सदस्य हैं उनको रखने की अभी स्थिति साफ नहीं हुई है कि इनको बेसिडियो में रखेंगे या एक्सोमाइसीटीज में रखेंगे। तो अभी तक बेचारा ये इधर उधर ही घूम रहा है। तो इसको क्या किया इन्होंने, एक नया ग्रुप बना के उसमें रख दिया जिसका नाम है ड्यूरोमाइसीटीज, है ना। फिर इसके एग्जाम्पल्स है अल्टरनेलिया, कोलिटोट्राइकम, और इसके साथ में एक और है ट्राइकोडर्मा। अब ये जो हमने कवक जगत जो पढ़ा है अभी तक, इस कवक जगत की बारे में और बता देते हैं। हम लोगों में जो सबसे ज्यादा दाद जो होती है वह भी इस फंगस इन्फेक्शन ही होता है। इसकी वजह से गोल गोल पैचेस बन जाते हैं और उस एरिया पे खुजली होती है, दर्द होती है। यदि समय पे इसका इलाज नहीं किया जाता है तो ये फैलता ही जाता है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा ना कि कितना तेजी से इसमें तो तीनों के तीनों रिप्रोडक्शन हो रहे हैं, सेक्सुअल हो रहा है, असेक्सुअल हो रहा है, वेजिटेटिव हो रहा है। तो ये कितनी जल्दी अपनी प्रोग्रेस कर लेते हैं और इस रोगों को से हमको बचना चाहिए। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट आ जाता है पादप जगत, यानी कि प्लांटी किंगडम। इसके अंदर सारे यूकेरियोट्स आएंगे जिनमें क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल प्रेजेंट है मतलब अपना खाना ये स्वयं बना लेते हैं। लेकिन इसके कुछ अपवाद भी हैं, जैसे कीटभक्षी पौधे या परजीवी जो कि विषमपोषी होते हैं। अब कीटभक्षी क्यों होते हैं,
क्योंकि इनमें नाइट्रोजन, इन पौधों में क्या होता है, नाइट्रोजन दलदली स्थानों पर नाइट्रोजन प्रेजेंट नहीं होता, वहां पर ये होते हैं। तो वहां पर उस कमी को पूरा करने के लिए ये उन कीड़ों को खाते हैं, इसलिए इन्हें हम कीटभक्षी पौधे कहते हैं। यहाँ एग्जाम्पल भी दे रखा है, ब्लैडर वर्म और फिनस फ्लाई ट्रैप। ये बड़े खूबसूरत से होते हैं, जैसे ही कोई कीड़ा आता है ये फट से अपना जो कवच है उसको बंद कर लेते हैं और उसको पकड़ लेते हैं, और जब तक पकड़े रहते हैं जब तक कि उसका पूरा जो जूस है उसको चूस नहीं लेते हैं, उनकी जो नाइट्रोजन की कमी है उसको पूरा नहीं कर लेते हैं। इसके अलावा एक अमरबेल, एक कस्कूटा, ये भी परजीवी का उदाहरण है। इनकी जो आउटर लेयर है, सेल वाल होती है, वो सेलुलोज से बनी होती है। अब ये इतना बड़ा किंगडम है, काफी बड़ा है, तो इसमें क्या क्या आता है, शैवाल आता है, बायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। तो ये हम नेक्स्ट क्लास में इसको पढ़ेंगे, इनका डिटेल पढ़ेंगे पूरा। अच्छा, इसमें एक शॉर्ट में हम लोग समझ लेते हैं कि जो इसके जीवन चक्र की अवस्थाएं होती है द्विगुणित और अगुणित दोनों की तरह होती है, यानी कि दोनों में पीढ़ी का एकांतरण पाया जाता है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है। फर्स्ट पीढ़ी यदि इसकी द्विगुणित होती है तो उसे बीजाणुभूत कहा जाता है। ये प्रश्न परीक्षा में कई बार आया हुआ है ना, रिक्त स्थान में पूछा गया है, तो आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा। द्विगुणित बीजाणु उद्भिद तथा अगुणित युग्मोद्भिद, है ना। इसमें विभिन्न वर्गों में अगुणित द्विगुणित प्रावस्थाओं की लंबाई होती है। तो ये प्रमुक्त मुक्तजीवी होते हैं जो दूसरों पर डिपेंड करते हैं। युग्मनज 2n बनता है, मियोसिस के द्वारा अगुणित n बीजाणु बनते हैं। देखो फर्स्ट स्टेज जैसे अभी मैंने आप लोगों को कवक में भी बताया था कि उसी तरह से क्या है, यहाँ पे एक द्विगुणित प्रावस्था आ रही है और उसके बाद में उनसे अगुणित यानी कि n बीजाणु का निर्माण हो रहा है। वो बीजाणु अंकुरित होते हैं जब, तो फिर वापिस से युग्मोद्भिद को बनाते हैं। युग्मक मेल फीमेल युग्मोद्भिद पे बनते हैं, है ना। जो गेमेटोफाइट होता है उसके ऊपर मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स बनते हैं जो वापस में संयुक्त होते हैं और द्विगणित युग्मज को बनाते हैं। फिर इस युग्मज से वापस से बीजाणु भी विकसित होता है ना। संतति एकांतरण इसको कहते हैं। जब हम इस वाले चैप्टर को पढ़ेंगे तो हमें ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इसको समझने में। फिर इसके बाद में एक और जो क्लासिफिकेशन में बचा है वो एनिमेलिया, क्योंकि हमारा 5 जगत वर्गीकरण है, ये 5वें नंबर का एनिमेलिया किंगडम चल रहा है, जंतु जगत है। इसके जो जीव होते हैं विषमपोषी होते हैं, यूकैरियोट्स होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं, यानी कि बहुत ज्यादा डेवलप्ड होते हैं। इनमें कोशिका भित्ति नहीं होती है। ये परोक्ष रूप से पौधों को ऊपर निर्भर होते हैं क्योंकि वो उनको खाते हैं भोजन के रूप में, है ना। ग्लाइकोजन वसा के रूप में ग्रहण करते हैं। प्राणी संभोजन होता है इनमें, भोजन को ग्रास के रूप में ये ग्रहण करते हैं, है ना। इनमें वृद्धि होती है, एक निश्चित पैटर्न पे होती है। अब देखें हम पौधों में तो क्या होता है कि पौधों की जो ग्रोथ होती है वो अनलिमिटेड होती है, लेकिन हमारा एक निश्चित जो मैमल्स होते हैं या एनिमल्स होते हैं उनमें एक निश्चित ग्रोथ के बाद रुक जाती है। वयस्क जीव बन जाता है, स्पष्ट आकृति होती है, माप होती है, और तंत्रिका तंत्र भी इनमें वेल डेवलप्ड होते हैं, चलने फिरने में सक्षम होते हैं, एंडोस्केलेटन बढ़िया होता है इनका, है ना। और जब मेल फीमेल मिलते हैं तो इनके भ्रूण का विकास होता है। अब ये जो हमने पढ़े अभी तक तो व्हिटकर के 5 जगत वर्गीकरण के अंतर्गत हमने इनको पढ़ लिया, लेकिन इनके अलावा भी कुछ ऐसी चीज है जिनको व्हिटकर नहीं बता पाए थे। तो जैसे एक यहाँ पे नाम है वायरस का है, दूसरा वायराइट का है, तीसरा प्रियन का है और चौथा लाइकेन का है। तो हमको इन सब के बारे में भी जानकारी होना चाहिए कि भाई इनको कहाँ रखा गया है ना। तो हम इनके बारे में भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम वायरस के बारे में पढ़ेंगे। तो वायरस तो अभी प्रेजेंट टाइम में भी काफी चर्चा में चल रहा है ना। साधारण सर्दी जुकाम तो वायरस के द्वारा होता ही है, लेकिन अभी जो फैली हुई बीमारी है जिसे हम कोरोना के नाम से जानते हैं, कोविड के नाम से जानते हैं, इस बीमारी का भी जो वाहक है वो है वायरस। ये देखिए यहाँ पे एक वायरस का स्ट्रक्चर भी दे रखा है, इसमें आरएनए है और इसके ऊपर एक आउटर खोल है जो कैप्सिड है। ये कैप्सिड का ऐसे बना होता है, ये प्रोटीन से बना हुआ होता है और ये आरएनए की स्ट्रक्चर इस तरह मोतियों की माला की तरह दिख रही है। ये जो है वायरस है टोबैको मोजे वायरस है, TMB इसको बोलेंगे।
अब ये क्या होता है, वायरस को रखने के उन्हें समझ में नहीं आया कि हम इसको कहाँ रखें, क्योंकि कुछ कैरेक्टर सजीव जैसे होते हैं और कुछ इसमें निर्जीव जैसे होते हैं। तो ये बड़ी कठिनाई का विषय हो जाता है कि इसको सजीव कहें या निर्जीव, क्योंकि ये है एटमॉस्फेयर में, ये रवि के रूप में ऐसे ही घूमता रहता है, लेकिन जैसे ये किसी लिविंग सेल के संपर्क में आता है तो ये एक्टिव हो जाता है और अपना जो जेनेटिक मटेरियल उसके अंदर डालता है और उस बॉडी का जिसमें ये जाता है, जिस कोशिका में जाता है, उसके जेनेटिक मटेरियल को अपना बना लेता है और जेनेटिक मटेरियल उसके हिसाब से काम करने लगता है और वो अपनी प्रतिलिपियां बनाने लगता है, अपने जैसे वायरस का निर्माण करने लगता है। इसकी खोज जो की थी डिमित्री इवानोवास्की ने 1892 में डेबेको में की थी, तंबाकू में की थी। ऐसे मोजक रोग हो गया था, है ना। तो इसका नाम इन्होंने क्या दिया था, वायरस दिया था। यह बैक्टीरिया से छोटा होता है और प्रूफ फिल्टर से भी यह निकल जाता है। फिर इसके बाद में M.W. ब्रेजिक ने पाया कि संक्रमित तंबाकू के पौधे के रस को, जो बीमारी वाला है, मोजेक वायरस से बीमारी ग्रस्त है, उसका जूस निकाल के दूसरे पौधे पे डाल दिया तो उसमें भी वो संक्रमण हो गया। इसका नाम इन्होंने दिया कंटेजियम वाइनम फ्लूइड, यानी संक्रामक जीवित तरल। W.M. स्टानले ने 1935 में बताया कि वायरस को रवेदार भी बनाया इन्होंने, है ना। ये जो कोशिका के बाहर निष्क्रिय होता है, लेकिन जैसे कोशिका में आता है ये सक्रिय हो जाता है। अब ये वायरस किससे बना होता है, RNA और DNA का हो सकता है। मोस्टली जो वायरस होते हैं RNA से बने होते हैं, है ना। वायरस जो होता है इनमें न्यूक्लियोप्रोटीन होता है, इसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वही संक्रामक होता है। जितने भी प्लांट है उनमें एक लड़ी वाला RNA होता है। जंतु वायरस में डबल लेयर वाला RNA होता है। बैक्टीरियल वायरस या जीवाणु भोजी जो होता है उसमें दोहरी लड़ी वाला जो होता है DNA वायरस प्रेजेंट होता है। यहाँ पर हम इस बैक्टीरियोफेज का स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं। ये बैक्टीरियोफेज है। ये जो बैक्टीरियोफेज है ये कैसे बनता है, ये एक वायरस होता है जो वायरस बैक्टीरिया पे आक्रमण करता है। बैक्टीरिया के आक्रमण करने के बाद ये क्या करता है, इसका ये जो खोल है ना ये तो बाहर रह जाएगा, लेकिन इसके अंदर जो इसके जेनेटिक मटेरियल होगा वो जेनेटिक मटेरियल किस में चले जाएगा, उस बैक्टीरिया में चले जाएगा और वहां पे भी यही काम करेगा। उस कोशिका में जाके उसके जेनेटिक मटेरियल को संदेश देगा कि भाई तू मेरे जैसे बना। तो वो क्या करेगा, वहां पे बहुत सारे वायरस जो है उनका निर्माण करने लगेगा और जब उसकी भित्ति फट जाएगी, जब इतने सारे मात्रा में बन जाएंगे तो वो फट जाएगी और उसमें से फिर ये बैक्टीरियोफेज बाहर निकलने लगते हैं। अब हम ये वायरस, अब इसके जो आवरण मैंने बता दिया है, बाहर का जो वायरस होता है उसका जो आवरण होता है जिसे हम कैप्सिड कहा जाता है, वो प्रोटीन से बना होता है और छोटी छोटी इसमें इकाइयां या पेटिकोश या कैप्सोमियर, अभी हमने चित्र में भी देखे, उनसे ये मिलकर बना होता है। कैप्सिड न्यूक्लिक एसिड को संरक्षित करके रखता है। अच्छा, ये जो वायरस होते हैं हमारे लिए बहुत लाभदायक नहीं होते हैं, अधिकतर इनसे रोग ही होते हैं, जैसे मम्प्स, चेचक, हर्पीज, इन्फ्लुएंजा, एड्स, ये सब वायरस के द्वारा होने वाली बीमारियां हैं जो जंतुओं में होती है। लेकिन अगर हम देखें तो पौधों में भी होती है, जैसे मौजक के बनना, पत्तियों का मुड़ना, पीला होना, शीरा स्पष्टता न होना, बोना होना, वृद्धि का रुक जाना, तो ये भी सब वायरस के कारण होने वाले रोग हैं। तो वायरस हमारे लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है और अभी प्रेजेंट टाइम में तो बहुत ही ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि ये अपना, अच्छा इसमें क्या खासियत होती है कि अपने जो इसका आरएनए होता है इसका स्ट्रक्चर ये चेंज करने की कैपेबिलिटी रखता है ना। इसका आरएनए इजीली, आरएनए की क्वालिटी क्या होती है कि वो इजीली चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है कि कोरोना अपना फॉर्म चेंज कर रहा है, इसलिए इसका वैक्सीन बनाने में भी थोड़ी दिक्कत हो रही है। अब इसके बाद में आ जाते हैं वायरस के बारे में। ये वायरस से भी छोटा होता है और इसकी खोज 1971 में T.O. डाइनर ने की थी, जिसे पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर, ये जो बीमारी होती है आलू में होती है ना। तो ये आलू जो होता है पिलपिला सा हो जाता है, बिल्कुल से लुस्त हो जाता है, कभी कभी आपने देखा होगा कि बारिश में गलने लगता है, तो ये वही बीमारी होती है। वायरस में भी आरएनए प्रेजेंट होता है, प्रोटीन का आवरण होता है ना। इसमें क्या होता है, इसका अभाव होता है, मतलब एक सिर्फ आरएनए प्रेजेंट है लेकिन ऊपर उसके कोई कोडेड नहीं होगा, बहुत छोटा होता है ये, इसको इसलिए वायरस के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट आता है प्रियन या प्रोसंक, है ना। इससे भी कई प्रकार की संक्रामक न्यूरोलॉजिकल बीमारियां होती है, जिनकी नर्वस सिस्टम से रिलेटेड बीमारियां होती हैं, वो इसके द्वारा होती है।
और ये भी वायरस के समान ही होता है, इसको प्रोसांग कहा जाता है। इसमें एक जो बीमारी है उसका नाम है बोवाइन स्पंजिफॉर्म एनसेफेलोपैथी। और कई मवेशियों में भी मैड काउ नाम का रोग होता है, आप इसको भी याद कर लेंगे। मवेशियों में होने वाला मैड काउ रोग किससे होता है, तो प्रियॉन से होता है। और मनुष्यों में जो होता है जैकब रोग, इसके द्वारा हो जाता है। इसके बाद में लाइकेन है ना, लाइकेन जो होता है ये शैवाल और कवक का सहजीवी सहवास है ना, यानी कि इसमें शैवाल और कवक दोनों एक साथ में रहते हैं। एक साथ में रहने वाले शैवाल को शेवलांस और कवक के जो घटक होते हैं उसको कंकाश या माइकोवाइंट के नाम से जानते हैं। स्वपोषी और परपोषी दोनों तरह के हो सकते हैं। इनकी क्या खासियत होती है, शैवाल कैसे कलर के होते हैं, ग्रीन कलर के होते हैं, तो ये प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं, अपना खाना बना सकते हैं, लेकिन ये क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट्स और वाटर को नहीं ले पाते हैं। तो जो कवक होता है ये इनको न्यूट्रिएंट्स और वाटर को सप्लाई करता है, तो दोनों का बहुत अच्छा अंडरस्टैंडिंग हो जाता है, दोनों एक साथ रहते हैं और दोनों एक दूसरे को सहायता प्रदान करते हैं। अच्छा, इसकी एक खासियत और होती है कि प्रदूषित वातावरण में नहीं उगता है, यानी कि जहां पर ये पेड़ों की छालों के ऊपर उगता है तो वहां का बहुत अच्छा वातावरण होना चाहिए, वहां यदि प्रदूषण है तो वो ये वहां पर नहीं उगते। तो इस तरह से हमारा ये वाला पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। तो आज हमने जो देखा है इसमें हमने विटकर का जो पूरा क्लासिफिकेशन है उसको हमने समझा है कि किस बेस पे उन्होंने क्लासिफाइड इसको किया है, और इसके अलग अलग हमने एक बार इसको हम वापस से देख लेते तो आपको ये पक्का हो जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी समझने में। आगे आप यदि हायर क्लासेस में यदि जाएंगे तब भी आपको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि जो बेस होता है, हम यदि बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, जीव जगत को पढ़ रहे हैं, तो हमको सबसे पहले इसका क्लासिफिकेशन याद होना चाहिए। तो यहाँ पर विटकर का दिया है मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंजाई और प्लांटी और एनिमल्स को हमने पढ़ा है, और किस आधार पर उसका डिविजन किया वो पढ़ा है। इसके बाद में मोनेरिया के बारे में पढ़ा है, बैक्टीरिया जो इसमें आद बैक्टीरिया, यूब बैक्टीरिया और के बारे में पढ़ा है। फिर प्रोटिस्टा के बारे में पढ़ा है, इसमें क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लाजिलेट्स, यूग्लिनाइट्स, अवपंक कवक और प्रोटोजुआस के बारे में पढ़ा था। फिर इसके बाद में हमें फंजाई जगत के बारे में पढ़ा है, जो कि मृतजीवी होती है, कई प्रकार के रोग उत्पन्न करती है। इसके अंदर अलग अलग इसके ग्रुप में डिवाइड किया है, फाइकोमाइसिटीज, एक्सोमाइसिटीज, बेसिडोमाइसिटीज और ड्यूरोमाइटिस को पढ़ा था। इसके बाद प्लांटिंग किंगडम, और प्लांटिंग किंगडम का जो डिटेल है वो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। एनिमल्स का भी जो है वो डिटेल हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। इसके अलावा जो 5 जगत वर्गीकरण के अलावा जो छूट गए थे उनको भी हमने पढ़ा है, जिसमें वायरस, वायराइड, प्रियॉन्स और लाइकेंस के बारे में पढ़ा है ना। तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। मुझे आशा है आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आया होगा। यदि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम्स आती है तो आप में से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं। ओके, बाय, थैंक यू।